ये कहानी नीरज और शेखर की है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कुछ साल पहले दोनों ने पार्टनरशिप पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला था जो आज बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु अब नीरज शेखर से बहुत जलने लगा था। उसे लगता था कि ये रेस्टोरेंट सिर्फ उसकी मेहनत की वजह से चल रहा है। इस कारण उसकी नजर शेखर के आधे हिस्से पर थी। एक दिन शेखर रेस्टोरेंट से घर जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा इधर तो आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तोहफा लेकर आया हूँ। शेखर की पत्नी शांति भागते हुए अपने पति के पास आती है और कहती है, क्या बात है जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? तुम्हें याद नहीं है ना? देखा, मुझे पता था आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन लेकर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारे आगे कुछ महंगा नहीं है शांति। अब चलो इसी बात पर मुझे कुछ अच्छा बनाकर खिला दो। ठीक है, आज मैं आपको ढेर सारे पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ, जिसे खाकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। शांति सभी के खाने के लिए पकौड़े बनाती है। जब सब पकौड़ा खाते हैं तो शांति की बेटी चिंकी कहती है, माँ, आपने कितने स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। मजा आ गया इन्हें खाकर। अगर पकौड़े बचे हैं तो कल सुबह स्कूल ले जाने के लिए भी मुझे पकौड़े ही दे देना। चिंकी बिल्कुल सही कह रही है शांति, पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा है। शादी से पहले कहीं तुम बड़े रेस्टोरेंट में शेफ का काम तो नहीं करती थी? शेखर की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शेखर की माँ उर्मिला देवी भी पकोड़ों की तारीफ करते हुए कहती है, मेरे बहू के हाथों में जादू है। इसके हाथ के पकोड़े खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाने का मन करता है। बहू, मेरे लिए थोड़े पकोड़े रख देना, मैं कल सुबह चाय के साथ यही नाश्ता करूंगी। हाँ शांति, मेरे लंच में भी पकोड़े और हरी चटनी ही पैक कर देना। ठीक है जी, आज तो सारे पकोड़े खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं कल सुबह फिर से आप सभी के लिए पकोड़े बना दूंगी। अगले दिन शांति सुबह उठकर पूरे परिवार के लिए फिर से ढेर सारे पकोड़े बनाती है और सबको लंच में पकोड़े ही देती है। इसी तरह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन शेखर जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो उसके दोस्त नीरज ने उससे कहा, अरे शेखर, कहाँ जा रहा है? अपने कैबिन में जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तू क्यों पूछ रहा है? ये रेस्टोरेंट अब मेरा है और यहाँ की सारी चीज अब मेरी है, इसलिए तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तू घर जा सकता है। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तूने खुद अपना हिस्सा मेरे नाम कर दिया है भाई। अगर यकीन नहीं होता तो ये पेपर देख ले। शेखर जब पेपर देखता है तो सचमुच में उसमें उसके साइन थे। उन पेपर्स में लिखा था कि मैं अपना हिस्सा नीरज को दे रहा हूँ और ये रेस्टोरेंट छोड़ रहा हूँ। दरअसल नीरज ने अपने हाथों से शेखर का साइन करके उससे उसका हिस्सा हड़प लिया था। ये सब देखकर शेखर के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो वापस घर आने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में वही चीजें चल रही थी, जिस कारण सामने से आ रही गाड़ी पर उसका ध्यान नहीं जाता और उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। जब शांति को इस बारे में पता चलता है तो वो भागी भागी अस्पताल पहुंच जाती है। आपके हस्बैंड का बहुत ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। इनकी 3 जगह की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है। इनको कम से कम 6 महीने का बेड रेस्ट करना होगा और प्रॉपर इलाज करवाना होगा, तब जाकर ये ठीक हो पाएंगे। शेखर के अलावा घर में कोई और कमाने वाला नहीं था। शेखर के इलाज में धीरे धीरे घर में रखे सारे पैसे खर्च होते जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उस परिवार को अपना घर भी छोड़ना पड़ता है। अब शेखर और उसका परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा था। उनके दिन बहुत गरीबी में गुजर रहे थे। एक दिन शांति अपनी सास से कहती है, मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सारे पैसे खर्च हो गए हैं। पिंकी के पापा का इलाज कैसे होगा? पिंकी की पढ़ाई छूट गई। घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। भगवान आखिर हमसे चाहता क्या है? शांति बहू, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। तुम्हें शेखर ने एक जोड़ी सोने का कंगन दिया था ना? हाँ मम्मी जी, एक काम करो, तुम वो कंगन बेच दो। उनसे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से पकोड़े बनाकर बेचना शुरू कर दो। तुम्हारे हाथ के बने पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उसके साथ तुम हरी चटनी भी बनाना। अपने इस हुनर का इस्तेमाल करने का अब वक्त आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को तुम्हारे हाथ के बने पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं पकोड़े बेचूंगी कैसे? कंगन बेचकर जो तुम्हें पैसे मिलेंगे
उससे तुम एक ठेला खरीद लेना। दूसरे दिन शांति सुनार की दुकान पर जाती है और अपने सोने के कंगन बेच देती है। कंगन बेचकर उसे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो पकोड़े बनाने का सामान और एक ठेला खरीद लेती है। अगले दिन शांति बहुत सारे पकोड़े बनाती है और अपने ठेले पर सारे पकोड़े रखकर उन्हें बेचने निकल जाती है। वो हर जगह घूम घूम कर पकोड़े बेचने लगती है। आइए आइए और स्वादिष्ट पकोड़े का लुत्फ उठाइए। ए पकोड़े वाली, जरा इधर तो आना, पकोड़े कैसे दे रही हो? जी 25 रुपए का हाफ प्लेट और 50 रुपए का फुल प्लेट बेच रही हूँ। साथ में स्वादिष्ट हरी चटनी भी दूंगी। अच्छा लाओ, फुल प्लेट दे दो। शांति उस औरत को फुल प्लेट पकौड़ा और हरी चटनी दे देती है, जिसे खाकर वो औरत कहती है, अरे वाह, क्या पकौड़े बनाए हैं तुमने। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ ने बनाए हो। मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट पकौड़े बनाती थी। तुम्हारे हाथ के बने पकौड़े खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। ऐसा करो, 2 फुल प्लेट पकौड़े पैक कर दो और हरी चटनी थोड़ी ज्यादा दे देना। ठीक है बहन जी, अभी पैक कर देती हूँ। इस तरह शांति घूम घूम कर पकौड़े बेचने लगी। लोगों को उसके पकौड़े बहुत पसंद आने लगे। घूमते घूमते शांति उस रेस्टोरेंट के सामने जा पहुंची जहां उसका पति पार्टनरशिप पर काम करता था। शांति को इस तरह ठेले पर पकौड़े बेचते हुए देखकर नीरज ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अरे ये देखो, कल जो सेठानी बनी फिरती थी आज कैसे पकौड़े बेच रही है। बेचारी को ये सब भी करना पड़ेगा, इसने कभी सोचा नहीं होगा। शांति ने नीरज को उसकी बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया और खुद से बोली, नीरज तुझे तो वक्त जवाब देगा। कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है, एक दिन मेरा समय भी जरूर आएगा। शांति दूसरे दिन भी नीरज के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होकर पकौड़े बेचना शुरू कर दी। वो ग्राहक को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगी, आइए आइए, स्वादिष्ट पकौड़ों का लुत्फ उठाइए। शांति की आवाज सुनकर नीरज के ग्राहक उसकी तरफ जाने लगे और एक लड़की बोली, अरे वाह, 25 रुपए के इतने स्वादिष्ट पकौड़े। रेस्टोरेंट में महंगा खाने से अच्छा है कि मैं 25 रुपए के स्वादिष्ट पकौड़े खा लूं। उस लड़की ने पकौड़े खाए और वो बहुत खुश हो गई। इतने अच्छे पकौड़े मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाए हैं। और ये धनिया और पुदीने की चटनी, आहा, पूछो मत। इतनी अच्छी चटनी ठेले पर मिल रही है और अंदर रेस्टोरेंट में एसी में बैठकर भी कुछ अच्छा नहीं मिलता। सुनिए दीदी, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। शाम के टाइम कुछ चटपटा खाने की बहुत क्रेविंग होती है। क्या आप रोज यहाँ आकर मुझे पकोड़े दे दिया करेंगी? क्योंकि ये रेस्टोरेंट का खाना बहुत महंगा है और इन पकोड़ों जैसा स्वाद भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ रोज आया करूँगी। अब शांति रोज नीरज के रेस्टोरेंट के आगे खड़ी होकर पकोड़े बेचने लगी। धीरे धीरे शांति के ग्राहक बढ़ने लगे। कई ग्राहक तो ऐसे भी थे जो रोज रोज उसके पकोड़े खाया करते थे। शाम होते होते शांति के सारे पकोड़े बिक जाया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने नीरज के रेस्टोरेंट में जाना भी छोड़ दिया। उसके सारे ग्राहक अब शांति के पकोड़ों का स्वाद लेने लगे। शांति की बहुत अच्छी कमाई होने लगी। शांति ने अपने पति का इलाज फिर से शुरू करवा दिया। धीरे धीरे शेखर ठीक होने लगा और पिंकी भी स्कूल जाने लगी। और दूसरी तरफ नीरज के रेस्टोरेंट का व्यवसाय घाटे में जाने लगा। नीरज सारा दिन अपने रेस्टोरेंट में ग्राहकों का इंतजार ही करता रह जाता था। आज सुबह से रेस्टोरेंट में एक भी ग्राहक नहीं आए। कई दिनों से ऐसा ही चल रहा है। अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे इस पकोड़े वाली का कुछ करना पड़ेगा। नीरज ने एक घटिया सा प्लान बनाया। और दूसरी तरफ शांति जब घर पहुंची तो उसने अपने पति और सास को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो शांति, मैं कुछ करता हूँ। मैं शेखर को उसके धोखे की सजा दिलवा कर रहूंगा। तुम रोज की तरह कल भी ठेले पर अपने पकौड़े लेकर जाना, लेकिन हाँ, इस बार तुम अपना बर्तन ढक कर लेकर जाना। ऐसा कहकर शेखर ने शांति के कान में कुछ कहा। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूँगी। दूसरे दिन शांति जब अपना ठेला लेकर रेस्टोरेंट के सामने पहुंची तो नीरज के कुछ गुंडे उसके पास आए और उन्होंने शांति का ठेला पलट दिया। लेकिन सभी ये देखकर हैरान हो गए कि बर्तन तो खाली थे, बर्तन में पकौड़े थे ही नहीं। उसी समय शेखर पुलिस के साथ वहां पहुंच गया। गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया। गुंडों ने अपनी जुबान खोल दी। हमने कुछ नहीं किया है साहब, ये सब हमसे नीरज ने पैसे देकर करवाया है। उसी ने कहा था कि शांति के सारे पकोड़े सड़क पर गिरा देना। इस काम के लिए उसने हमें पूरे 10,000 रुपए दिए थे। उस गुंडे ने 10,000 रुपए निकाल कर पुलिस को दिए। ये सब सुनकर शांति ने नीरज से कहा,
मुझे पता था नीरज, तुम ये सब जरूर करोगे, इसलिए आज मैं खाली बर्तन लेकर आई थी। नीरज शेखर को अपने सामने देखकर डर गया। क्यों नीरज, तूने क्या सोचा था कि मैं अब हमेशा बिस्तर पर पड़ा रहूंगा? मेरी पत्नी ने पकौड़े बेचकर मेरा इलाज करवाया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अब मैं तुझे तेरी काली करतूतों की सजा दिलवाऊंगा। इतने में शेखर का वकील भी होटल के पेपर लेकर वहाँ पहुँच गया। मिस्टर नीरज, शेखर ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी करके रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा अपने नाम करवाने के जुर्म में आपके ऊपर केस किया है। अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी मिस्टर नीरज। नीरज का कारोबार पहले से ही ठप पड़ा था और अब उसे कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ रहे थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अब अपने लिए एक अच्छा वकील कर सके। नीरज कमजोर पड़ जाता है और अदालत के सामने अपनी गलती मंजूर कर लेता है। शेखर को होटल में से उसकी आधी हिस्सेदारी वापस मिल जाती है। शेखर और शांति मिलकर नीरज का आधा हिस्सा भी उससे खरीद लेते हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया जी, लेकिन हम इस रेस्टोरेंट में पकोड़े जरूर बेचेंगे, और वो भी बहुत कम दाम में। क्यों नहीं शांति, हम ऐसा जरूर करेंगे। अब शेखर और शांति दोनों मिलकर रेस्टोरेंट में काम करने लगते हैं। उनके घर में एक बार फिर से खुशियाँ आ गई थी। अब वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। खुशीपुर नाम के गांव में 4 अनाथ बहनें अंजलि, शिवानी, पूर्वी और दिशा रहती थी। वो चारों बहनें बहुत खूबसूरत थी और साथ ही उनके बाल भी लंबे काले घने थे। अंजलि नौकरानी का काम करती थी और घर का गुजारा करती थी। हमेशा की तरह अंजलि काम पर जा रही थी। शिवानी, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर का दरवाजा अंदर से लगा लो, कोई बाहर से आए तो बिना पूछे खोलना मत। दीदी, कभी कभी मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है कि हम तीनों आपकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं। अभी तुम तीनों छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब काम में मेरी मदद करना। लेकिन दीदी, आप अकेले ही घर का गुजारा करती हो, ये देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। आप जहाँ काम करने जाती हो वो हमारे घर से बहुत दूर है और आप इतना लंबा सफर पैदल तय करती हो। आप हमारे लिए बहुत मेहनत करती हो। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन दीदी, आप हमारे गांव में ही आसपास काम देख लो, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। हमारे गांव वाले हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। गांव वाले काम के बदले मुझे बहुत कम पैसे देते थे, इसलिए मैंने दूसरे गांव में काम देख लिया। वहाँ मुझे थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, अगर देर हो गया तो मालकिन बहुत गुस्सा करेगी। उसके बाद अंजलि काम पर चली जाती है। उस दिन अंजलि को काम पर आने से देर हो जाता है क्योंकि उसके मालकिन के घर में किसी का जन्मदिन था। अंजलि को रात को घर आते हुए देख उसके पड़ोस की आंटियाँ आपस में बात करने लगती है। अरे देखो देखो सावित्री, सुबह की गई हुई लड़की अंधेरी रात को वापस आ रही है। इसकी तो बाकी की 3 बहनें भी बहुत शरारती हैं। अरे बड़ी बहन बिगड़ैल है तो छोटी बहनें तो बिगड़ैल होगी ही। सही कह रही हो बहन। एक तो ये चारों बहनें अपने माँ बाप को निगल गईं और अब उनके जाने के बाद इनके चेहरे पर जरा सा भी दुख नजर नहीं आता। चारों की चारों तो इधर उधर आवारागर्दी करती रहती है। चारों बहनें अपनी हरकतों की वजह से हमारे गांव का माहौल खराब कर देंगी। अंजलि उन दोनों की ये घटिया बातें सुन लेती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, आंटी, आप दोनों हम बहनों के बारे में कैसी भद्दी बातें कर रही हो। शुक्र मना कि अभी तक सिर्फ बात कर रहे हैं। अगर एक बार भी मुखिया जी को बोल दिया तो धक्के मारकर तुम चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देंगे। अरे सावित्री, धमकी क्या दे रही है। चल, अभी हम सब गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं। और हाँ, तू भी अपनी बहनों को लेकर वहाँ आ जाना। गांव वाले उन दोनों के बहकावे में आकर मुखिया जी के पास जाती हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि अपनी बहनों के साथ वहाँ जाती है। मुखिया जी, ये चारों बहनें बहुत बिगड़ैल हैं। इनकी वजह से हमारे गांव का माहौल खराब है। नहीं मुखिया जी, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। मैं तो सुबह काम करने जाती हूँ और अपने घर का गुजारा करती हूँ। सुबह काम करने जाती है और रात को आती है, तब तक इसके पीछे से इसकी बहनें आवारागर्दी करती हैं। मेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकलती है। कितनी झूठी मक्कार लड़की है। अरे क्या पता तू पड़ोस वाले गांव में नौकरानी का काम करने जाती है या कुछ और। कुछ बताती भी तो नहीं है किसी को। मुखिया जी, आपको तो पता ही है बिन माँ बाप के बच्चे कितने बिगड़ैल होते हैं। हम नहीं चाहते कि इन बहनों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़े, इसलिए इन चारों को इस गांव से बाहर निकाल दो।
गांव वालों की बातों में आकर मुखिया चारों बहनों को गांव से बाहर निकाल देता है। चलते चलते अंजलि की छोटी बहन उससे कहती है, दीदी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा वहाँ पर बोला जा रहा था। बिना किसी गलती के हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया गया है। घर की तो छोड़ो, हमें तो गांव से ही बाहर निकाल दिया है। पूर्वी, हमारे मम्मी पापा नहीं है ना, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। उन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से बाहर निकाला है। तभी सामने बहनों को घना जंगल दिखाई देता है। अभी हम इस घने जंगल में छुप जाते हैं, कल सुबह हम दूसरे गांव चले जाएंगे। चारों बहनें जंगल चली जाती है। उसी जंगल के पेड़ पर एक डायन बैठी हुई थी। चारों बहनों को देखकर डायन बहुत खुश होती है। एक साथ 4 शिकार, इन चारों को बलि देकर अपनी सालों की शक्ति को सिद्ध करूंगी। उसके बाद डायन चारों बहनों के सामने आ जाती है। उसे देखकर वो सभी बहुत डर जाती हैं। दीदी ये तो बहुत खतरनाक लग रही है, दीदी हमें बचाओ। अरे ओ चवन्नी, खड़ी रह, ज्यादा चै चै मत कर। उसके बाद डायन दिशा की तरफ बढ़ने लगती है। डायन को दिशा की तरफ बढ़ता हुआ देख अंजलि बहुत सारे पत्थर उठाती है और डायन के ऊपर फेंक देती है। एक साथ बहुत सारे पत्थर से हमला होने की वजह से डायन को बहुत चोट आती है और वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। डायन को तड़पता हुआ देख अंजलि को उस पर दया आ जाती है। वो जंगल से जड़ी बूटी तोड़कर डायन की चोट पर लगा देती है। तभी डायन खड़ी होती है और एक परी का रूप ले लेती है। दरअसल वो डायन थी ही नहीं, वो तो एक परी थी जो चारों बहनों की परीक्षा ले रही थी। आप तो परी हो, लेकिन डायन? मैं डायन नहीं हूँ। जंगल में कोई भी आधी रात को आता है तो मैं उसकी परीक्षा इसी तरह लेती हूँ। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने सगे संबंधी को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए खतरनाक डायन पर हमला कर दिया। तुम चारों बहनों की एकता और प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम चारों बहनें इस घने जंगल में क्यों आई? परी, हम चारों बहनों के चरित्र पर सवाल उठाकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया गया है। हमारे माता पिता नहीं है, इसलिए गांव में हमेशा हमारे साथ यही होता है। पहले तो गांव में मुझे किसी ने काम नहीं दिया और जो दे भी रहे थे वो बहुत कम पैसों में दे रहे थे। जब मैंने दूसरे गांव में काम ढूंढ लिया तो मेरे आसपास की आंटियां हमसे जलने लग गई। हम कल सुबह होते ही दूसरे गाँव चले जाएंगे, लेकिन रात भर हम इस जंगल में रुकने आए थे। तुम बहनों के साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम चारों बहनों के साधारण बालों को गोल्डन बालों में बदलने की शक्ति प्रदान करती हूँ। जैसे ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम अपने बालों को कहना कि मेरी साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। गोल्डन बाल बनने के बाद तुम चारों बहनें जो चाहो अपनी इच्छा पूरी करवा सकती हो, लेकिन एक बार में एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। परी, मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा। मतलब कि तुम चारों बहनों के बालों में गोल्डन होने की शक्ति होगी, लेकिन तुम चारों बहनें एक बार ही कोई अपनी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो। उसके बाद परी चारों बहनों के बालों पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। चारों बहनें अपने गांव में वापस चली जाती है और अंजलि बोलती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल। उसके बाद अंजलि के साधारण बाल गोल्डन के बाल बन जाते हैं। गोल्डन के बाल, हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए। वहाँ पर एक बड़ा आलीशान घर बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद अंजलि के बाल साधारण बन जाते हैं। शिवानी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल, और हमें घर चलाने के लिए चाहिए एक फल की दुकान। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा फल की दुकान बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद शिवानी के बाल भी साधारण हो जाते हैं। फिर तीसरी बहन पूर्वी कहती है, मेरे साधारण बाल बन जाओ गोल्डन के बाल, और हमें चाहिए बहुत सारा राशन। उनके घर में बहुत सारा राशन आ जाता है। इस तरह 3 इच्छा पूरी हो जाती है। अब आखिरी की एक इच्छा बची थी, वो थी दिशा की इच्छा। दिशा, तुम्हारी क्या इच्छा है? दीदी, हमारे पास घर हो गया, दुकान हो गई और राशन भी आ गया, इसलिए मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी इच्छा मांगूं। अभी मैं कोई इच्छा नहीं मांगती हूँ। अपनी इच्छा मैं जरूरत आने पर पूरी कर लूंगी। अंजलि को दिशा की ये बात सही लगती है। उसके बाद चारों बहनें उसी गांव में रहने लगती है और अपने फलों की दुकान में काम करके गुजारा भी करने लगती है। एक दिन सावित्री और रूपा चारों बहनों को देख लेती है।
अरे सावित्री, इन चारों को तो धक्के मारकर निकलवा दिया गया था, लेकिन ये अभी तक यहीं है। चल मुखिया जी को यहाँ पर लेकर आते हैं। उसके बाद मुखिया जी चारों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। वो दोनों मुखिया जी को लेकर आती है। मुखिया जी चारों बहनों से कहते हैं, चारों को इस गांव से जाने का आदेश दे दिया गया था, फिर अभी तक तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुखिया जी, हम इस गांव से नहीं गए क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती होती तो चुपचाप चले जाते। ये गांव हमारा भी है। इस गांव में हमारे माता पिता की यादें हैं। नहीं, तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैं अपने गांव में नहीं रखूंगा। लेकिन मुखिया जी, हमने कुछ किया ही नहीं है। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। अगर तुम्हारे पास खुद को सही साबित करने का कोई सबूत हो तो दिखाओ, वरना मेरे गांव से बाहर निकलो। दिशा अंजलि के पास जाती है और उसके कान में कहती है, दीदी, ये बिल्कुल सही समय है मेरे गोल्डन बालों से अपनी इच्छा पूरी करवाने का। मतलब? आप बस देखती रहो। उसके बाद दिशा मुखिया जी से कहती है, मुखिया जी, मैं आपको सबूत देती हूँ। मेरे साधारण बाल बन जा गोल्डन के बाल। और अगर ये दोनों आंटी हमारे बारे में झूठ बोल रही हैं, तो इनका मुंह काला कर दे। तभी उन दोनों औरतों का मुंह काला हो जाता है और गोल्डन के बाल से आवाज आती है, मुखिया जी, ये दोनों औरत इन चारों बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। ये चारों बहनें बहुत साधारण और नेक हैं। ये सब सुनकर मुखिया जी को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो दोनों औरतें मुखिया जी से माफी मांगने लगती है। मुखिया जी, हमें माफ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। चार लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाने से पहले तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं। अगर उनके चरित्र पर कोई सवाल उठाए और झूठी बातें चलाएं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? शायद तुम्हें कुछ ना लगे, क्योंकि तुम्हारी खुद की हरकतें भी यही हैं। अगर माफी मांगनी है तो चारों बहनों से माफी मांगो। अगर इन चारों ने माफ कर दिया तो मैं तुम दोनों को कोई सजा नहीं दूंगा। वो दोनों चारों बहनों से माफी मांगती है। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चारों बहनें उन दोनों को माफ कर देती है। उसके बाद सब वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। गोल्डन बाल की वजह से हमारे ऊपर लगा इतना बड़ा इल्जाम झूठ साबित हो गया। अब हम इस गांव में सर उठाकर रह सकते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चारों बहनें फिर से हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। गंजी राजकुमारी और बालों की बारिश। रानीगंज की राजकुमारी 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा रानी को अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, पता नहीं हमारी बेटी की शादी कब होगी। अगर उस दिन तुमने गलत जड़ी बूटी नहीं खाई होती तो हमारी बेटी को बाल न आने की समस्या नहीं होती। मैं भी बस यही बात सोच सोच कर दुखी होती रहती हूँ। काश उस दिन जड़ी बूटी खाने से पहले मैंने किसी से पूछ लिया होता, फिर आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। राजा रानी की ये बातें राजकुमारी सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, मेरी वजह से माँ पिताजी बहुत चिंता में रहते हैं। अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी शादी होना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन राजकुमारी राजा रानी के पास जाती है। माँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई राजकुमार मत ढूंढिए। क्यों बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? राजघराने में राजकुमारियों की शादी नहीं होती है तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाता है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाए। विवाह ना करने का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। राजा रानी की डांट सुन राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो माँ पिताजी की परेशानी कम करने गई थी, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी अपनी बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहे थे। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम लड़के वाले को देखने ही ना दे कि हमारी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन कैसे? यहाँ आसपास हर राज्य में पता है कि हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं है। आसपास के राज्य से किसी राजकुमार को देखना ही नहीं है। अब हम अपनी बेटी के लिए दूर के राज्य के राजकुमार का रिश्ता देखेंगे। भला उन्हें क्या पता होगा, जब वो लोग हमारी बेटी को देखने आएंगे तो हम अपनी बेटी को सर पर पल्ला लेकर आने को कहेंगे। हाँ, सही कह रही हो। एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई रिश्ता नहीं तोड़ता है।
कुछ दिनों बाद दूर किसी राज्य से एक राजा अपने बेटे के लिए राजकुमारी को देखने आता है। राजकुमारी जब उनके सामने आती है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। ये देखकर राजकुमार के पिता कहते हैं, राजकुमारी ने अपने सिर पर पल्ला क्यों रख रखा है? दरअसल हमारे में रिवाज है कि कुंवारी लड़की को कोई देखने आता है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रानी की इस बात को राजकुमार के पिता सच मान लेते हैं। वो अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार के सामने भी सिर पर पल्ला रखती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तभी एक दिन राजकुमार कहते हैं, तुम हमेशा अपने सिर पर पल्ला क्यों रखती हो? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुले विचार के हैं। अगर तुम सिर पर पल्ला नहीं भी रखोगी तो कोई इस बात पर तुम्हें नहीं टोकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुले विचार के हैं, लेकिन हमारे में शादी के कुछ सालों तक ऐसे ही सिर पर पल्ला रखते हैं। राजकुमारी की ये बात राजकुमार को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मुझे राजकुमार से झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, माँ ने मुझे ये सब करने के लिए अपनी कसम दी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी नहाने जा रही थी। वो आसपास देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने सिर से पल्ला हटा लेती है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी की सास इंदुमती आ जाती है और वो राजकुमारी को देख लेती है। ये देखकर इंदुमती को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यानी तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि शादी से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी झूठ बोला। तुम सबने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे माता पिता को ऐसा करना पड़ा। तुमने अपने माता पिता को ऐसा करने से नहीं रोका। मुझे खूबसूरत बहू चाहिए थी, इतनी खूबसूरत कि आसपास के किसी राज्य में मेरी बहू की तरह खूबसूरत कोई ना हो। तुम चेहरे से तो खूबसूरत हो, लेकिन तुम गंजी हो। मुझे ऐसी गंजी राजकुमारी को अपने महल में अपनी बहू बनाकर नहीं रखना है। मैं अभी राजा को तुम्हारी सारी असलियत बताती हूँ और तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवाती हूँ। वापस कभी यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे से रिश्ता नाता तोड़ने से पहले एक बार राजकुमार से बात कर लीजिए, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता है। अगर मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँगी तो वो छोड़ देगा, इसलिए अपने मन से वहम निकाल दो। मैं कुछ महीनों बाद ही अपनी राजकुमार की फिर से किसी खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करवा दूंगी। उसके बाद रानी राजा के पास जाती है। इस राजकुमारी और उसके माता पिता ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ये गंजी है, मैं इसको अपने महल में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आप इसे अपने महल से वापस लौटा दीजिए। ये मेरी बहू बनकर इस महल में नहीं रह सकती है। मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। राजा रानी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। आखिर में राजकुमारी को अपने महल वापस जाना पड़ता है। अपने महल जाकर राजकुमारी बहुत रोती है और अपने माता पिता से कहती है, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। मैं पहले ही आप दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी। आज आप दोनों की वजह से मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। राजा रानी को भी अपने किए पर पछतावा होता है। राजकुमारी रोते हुए महल से बाहर जाती है। मैं अब कभी महल वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ रानी माँ ने हमेशा के लिए मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इस तरह मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ? मैं जंगल जाऊंगी और वहाँ किसी जंगली जानवर के सामने खड़ी हो जाऊंगी। वो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। मैं अब इन सबसे परेशान हो गई हूँ। पता नहीं गंजे होने की सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? राजकुमारी जंगल चली जाती है। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। मैं तो यहाँ मरने आई थी, लेकिन यहाँ इतनी जोर से बारिश होने लग गई है, अब सारे जंगली जानवर अंदर छुप गए होंगे। तभी वहाँ एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम यहाँ मरने आई थी, लेकिन क्यों? कौन है? मेरे सामने आओ।
एक परी राजकुमारी के सामने आती है। तुम तो राजकुमारी लग रही हो। तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है जो तुम मरने की सोच रही हो? परी, मेरे जीवन में प्यार की कमी है। सब मेरे गंजे होने की वजह से मेरे से नफरत करते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ पिताजी परेशान रहते हैं। उनकी बातों में आकर मैंने अपने पति और अपने ससुराल में झूठ बोला। असलियत पता लगने के बाद सबने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए। इसलिए अब मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। ये कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे दो। ये जीवन है, सुख होंगे तो दुख भी होगा ही। सुख हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन दुख में तुरंत सब हार मान जाते हैं। परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तुम आसमान की तरफ देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राजकुमारी आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। परी, ये तो असली बाल लग रहे हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, अब इसे तुम अपने सर पर रखो। अगले ही पल ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे। राजकुमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने सर पर बाल रखती है और उसके असली लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। यहाँ और भी बहुत सारे बाल हैं। इस गांव की प्रजा में बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं जो तुम्हारी तरह गंजी थी। तुम उन सब के पास जाकर ये बाल दे देना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में कोई भी लड़की अपने बालों की वजह से परेशान नहीं रहेगी। खुशी खुशी राजकुमारी अपने महल आ जाती है। महल आकर राजकुमारी अपने माता पिता को ये सब बताती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाल आ गए। मेरे बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत परेशानियां झेली है। माँ, अब मैं प्रजा में जाकर उन लड़कियों की मदद करूंगी जिनकी मेरी तरह ही बालों की परेशानी है। परी ने मुझे और भी कई सारे बाल दिए हैं। मैं इस परेशानी से जूझ चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा में कोई भी लड़की इस परेशानी का सामना करे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसके बाद राजकुमारी प्रजा में जाती है और लड़कियों की मदद करती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद राजकुमार महल में राजकुमारी से मिलने आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ राजकुमारी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम व्यवहार से बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर मर्यादा भी है। राजघराने की लड़कियों का व्यवहार में अच्छा होना और मर्यादा में रहना ही जरूरी होता है। ये बात आपको इतने वक्त बाद पता चली है? मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया और फिर अगले दिन मैं अपने पिता के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे में व्यस्त हो गया। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी राजकुमार की बात मान लेती है और उनके साथ महल चली जाती है। महल में राजकुमार की माँ रानी इंदुमती कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे बेटे ने इसके लिए मुझे समझाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी रानी इंदुमती को माफ कर देती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।